जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ एसएन बायोवाला बायोलॉजी हब। आज आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और दैट इज़ वेरी वेरी कीन इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको ज़रा गौर से भी सुनिएगा, एक एक पॉइंट को जो समझ ना आए वो आप क्वेश्चन भी कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपने याद रखना है गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। ठीक है, यानी गोल्जी ऑपरेटर्स को सेल का एक पोस्ट ऑफिस माना जाता है। उसको आपने जैसे हम बताया, हर इलाके के अंदर एक पोस्ट ऑफिस होता है, डाकखाना आपने सुना होगा, वहां पर जाके हम अपना खत जो होता है, तो ये भी बेसिकली हमने एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को कन्वे करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आपने बात याद रखनी है कि इसमें मैं दो ऑर्गेनेल्स कवर करूंगा। सबसे पहले आपने याद रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेजिकल्स निकलते हैं। ओरिजिनेशन ऑफ द वेजिकल्स। अब वेजिकल की बात की तो ये कौन से वेजिकल हैं? दीज आर द सिक्रेटरी वेजिकल्स नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कलर मैं दूसरे से करने लगा हूं। ये बेसिकली जो है these are the ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। यहां हम इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग वेजिकल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेजिकल कहां से निकल कहां से जाते हैं, तो आपने कहना है स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम से कुछ वेजिकल निकलते हैं और उन वेजिकल का नाम भी आपने याद रखना है। उन वेजिकल का नाम क्या है? दैट इज अ ट्रांसपोर्टेड वेजिकल। बाज बच्चे कहते हैं सिक्रेटरी वेजिकल, दिस इज नॉट नॉन एज अ सिक्रेटरी वेजिकल। ठीक है, अब ये किधर जाएंगे? अब ये बात याद रखिएगा कि यहां पर कुछ सेट्स हैं और इनको हम सिस्टर्नी, ठीक है, दो एरिया होते हैं। ठीक है, ये वाला जिसे हम कहते हैं कन्वेक्स, जिसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, सिज फेस। ठीक है, और एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं मैच्योरिंग। उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज अ मैच्योरिंग फेस। अब मैच्योरिंग फेस को आपने और नाम रखना है, दैट इज अ कनकेव और ट्रांसफेस। ठीक है, अब यहां से वेजिकल निकल रहे हैं कन्वेक्स से और कनकेव साइड पे जा रहे हैं फॉर्मिंग से, और वो भी आगे जाकर कुछ वेजिकल को बना रहा है। उन वेजिकल को हम क्या कहते हैं? उन वेजिकल को हम कहते हैं सिक्रेटरी वेजिकल। दैट इज नॉन एज अ सिक्रेटरी वेजिकल। अब क्वेश्चन इज दैट कि ट्रांसपोर्ट वेजिकल क्या है और सिक्रेटरी वेजिकल क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। तो ट्रांसपोर्टेड वेजिकल जिसके अंदर रॉ मटेरियल होता है, क्या होता है बेटा? बताइएगा, क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, लेकिन सिक्रेटरी वेजिकल के अंदर ये भी बात याद के रखने वाली है, इसमें होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है,
एक में सिक्रेटरी वेजिकल है और एक में हम रॉ मटेरियल की बात की। अब यहां पर हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं ओरिजिनेशन ऑफ लाइसोसोम्स के बाद में हम कहते हैं हम सबसे पहले अब इसके फंक्शंस की बारी देख लेते हैं कि भाई इनके फंक्शंस क्या हैं और इनके फंक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते होते हैं। अब यहां पर आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो फंक्शन में दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के अंदर इन्वॉल्व है। नंबर 2 साइटोकाइनेसिस इन विच सेल दैट इज द प्लांट सेल। साइटोकिनेसिस किस में होती है? प्लांट सेल के अंदर। वे भी याद रखिएगा कि वो प्लांट सेल के अंदर एक चीज बनाती है जिसका नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये मुझे बच्चों से क्वेश्चन है कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या होती है। तो छोटी छोटी वेजिकल्स निकलती हैं और प्लांट सेल के अंदर इस तरह वेजिकल निकली ऑटोमेटिकली ये वेजिकल जा रही हैं और वो एक प्लेट बनाती हैं। वो जो एक प्लेट प्लांट सेल के अंदर बनती है उस प्लेट का नाम क्या है? दैट वन इज दैट इज नॉन एज अ फ्रेगमोप्लास्ट। उसको क्या नाम देते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट का। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल हो गया, साइटोकिनेसिस इन प्लांट सेल हो गया। हाँ, इसके अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम के अंदर भी इसका रोल है क्योंकि इसने आगे जाकर लाइसोसोम्स भी बनाने हैं। अच्छा, इसके बाद आपने बात याद रखनी है दैट इज इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन, दैट इज प्ले वाइटल रोल इन सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन के अलावा यहां पर आपने दैट इज इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं हम उसको भी याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करता हूं। उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। अब ग्लाइकोसाइलेशन से क्या मुराद है कि जिसमें आपके पास क्या है? प्रोटीन है प्लस ग्लूकोज है, तो क्या बनाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अब आपसे क्वेश्चन ये है, ऑल द सिक्रीशन इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर डैश, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन या ऑल ऑफ दीज। तो आपने कहना है कि मोस्टली जो होती हैं वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। दैट वन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है। अब इसके अलावा आपने बात याद रखनी है, प्रोटीन और ग्लूकोज हो गया और यहां पर आपने लिपिड्स प्लस ग्लूकोज क्या बना देगा? दैट कैन फॉर्म द ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स प्लस ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन हो जाएगी, मॉडिफिकेशन में आ गया। इसके अलावा गोल्जी ऑपरेटर्स ये हम कहते हैं सॉर्टिंग के अंदर इन्वॉल्व है, सॉर्टिंग के अलावा पैकिंग के अंदर और उसके अलावा एक्सपोर्टिंग ऑफ मटेरियल। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे ये आपकी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें से एमसीक्यूज अल्लाह खैर की। सॉर्टिंग, पैकिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ मटेरियल के अंदर जो कौन सी ऑर्गेनाइज वो गोल्जी ऑपरेटर्स है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं, विच वन इज द इंपॉर्टेंट एंड मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स? बताएं जरा, शाबाश। कौन सा आपके पास जो इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगर आपसे वो क्वेश्चन करता है कि विच वन इज द इंपॉर्टेंट एंड मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, तो आप आंसर देंगे सेल सिक्रीशन, यही ना?
यही देंगे, ठीक है। ये नहीं आंसर, इसका आंसर जो है वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। मेरे बच्चे ये बड़े ध्यान से और गौर से याद रखिएगा, ठीक है। खास तौर पे मैं देख रहा हूं महानूर बच्ची को, ये बेटा ध्यान से फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो दैट इज इन्वॉल्व इन विच पार्ट, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको लिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। इतनी बात समझ लग गई है गोल्जी ऑपरेटस से, ठीक है। अब गोल्जी ऑपरेटस में हम डिस्कस जो कर रहे हैं, अब उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनेली है जिसका नाम है लाइसोसोम्स, बड़ी प्यारी ऑर्गेनेली है। अब जब बड़ी प्यारी मैंने ऑर्गेनेली कहा है तो इट्स मीन वो बॉडी जो बाहर निकली है सेक्रेटरी वेसिकल, बाद में फॉर्मेशन में चल जाती है लाइसोसोम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाइसोसोम, और इस लाइसोसोम का नाम क्या है, दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब पहले कुछ लाइसोम्स के बारे में बात याद कर लेते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं। लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो हम पहले बात लिखें लाइसो की, पहले आपने कहना है लाइसो और सोम्स। लाइसो मीन स्प्लिट और सोम्स मीन बॉडी। एमसीक्यूज में एक लिखता हूं, लाइसोसोम्स आर आल्सो नाउन एज डैश अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, एटम, सुसाइडल बैग, और लाइसोसोम के अंदर एक और चीज आपने कहना है स्प्लिट बॉडी, और डेल्टा में कह देता हूं ऑल ऑफ दीज। जी जरा शाबाश, जल्दी बताएं। अब इसका आंसर 100% श्योरिटी में बच्चे कहेंगे सर अभी तो आपने लिखा है स्प्लिट बॉडी, तो स्प्लिट बॉडी आपने ये करेक्ट कह देना है। तो स्प्लिट बॉडी, वेरी गुड, आपका जवाब, आप बड़े अटेंटिव है भैया, आपने तो सही, लेकिन ये गलत है, गलत है। तो फिर सर ये एटम होगा, एटम भी नहीं है। सुसाइडल बैग है, उसको भी नहीं कह सकते, तो फिर किसको कहेंगे, तो फिर ये कहेंगे ऑल ऑफ दीज। ये एटम भी है, एटम बार दफा हम फेंकते ना बम, ऐसे फेंका ठा ठुस, ठीक है, ठा ठा हो जाती है, ठीक है। तो ये एकदम हमें वो 29 मई वाला वाकया याद आ जाता है, ठीक है, जिस वक्त, खैर ये मेरे छोटे भाई की एक सालगिरह का दिन भी है, वो भी धमाके से कम नहीं है, ठीक है। खैर तो इसमें हम देखते हैं लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, एटम, स्प्लिट बॉडी, सुसाइडल बैग, डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है, वो आपने कहा होगा सेपरेटिंग बॉडी। तो सेपरेटिंग बॉडी तो ये नहीं है, सेपरेटिंग बॉडी तो है, लेकिन साथ साथ आपने बात, जब एमसीक्यूज आपने देखना है ना एमडी कैट में, अल्फा ऑप्शन भी देखनी है, बीटा ऑप्शन भी देखनी है, चार्ली भी देखनी है और डेल्टा भी देखनी है। और एमडी कैट में एक बात याद रखिएगा, यूएचएस के पेपर में आपको 80% आपने बात याद रखनी है कि आपको एमसीक्यूज बी और सी में सही नजर आएंगे, और ऑल ऑफ दीज पे भी जरा फोकस कर लीजिएगा, सिर्फ उसी पे फोकस ना कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स किस में मौजूद हैं। एनिमल्स, प्लांट सेल में आपने देखेंगे अभी प्लांट सेल में माइक्रो बॉडीज तो हो सकती हैं, ये आपने बात याद रखना है, दीज आर द एब्सेंट इन प्लांट सेल। इट्स मीन्स कि ये फिर इधर नहीं मौजूद तो फिर कहीं और मौजूद है। अब इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम एक बॉडी है। अब फॉर एग्जाम्पल बॉडी ने एक बाहर कोई भी पड़ी हुई है, आप कह लें कोई एंटीजन है। अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखता हूं, लाइसोसोम आर प्रेजेंट आर दोस इन दो सेल्स विच शो फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। बड़ी प्यारी, इस बात को जरा लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। लाइसोसोम्स अकर्स इन दो सेल्स विच हेल्प इन फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। अब लाइसोसोम के अंदर अगर हम देखें तो कौन से सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज,
प्लेटलेट्स डेल्टा ऑल। अब बच्चे कहेंगे सर ऑल, तो बेटा हर दफा ऑल भी नहीं होता, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज को आपने नहीं देखना। अब आपने देखना है दैट इज प्रेजेंट इन विच सेल्स, दैट इज अ व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी हैं, तो वहां पर आपने दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। यहां पर मोनोसाइट प्लस न्यूट्रोफिल। अब नाम के लिए आपने याद रखना आसान होता है, एम एन से मुराद मेरी नीलम, ये भी लिख सकते हैं, बड़ा प्यारा रहेगा, मेरी नीलम। नीलम बेटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम कुछ और भी कह सकते हैं। मेरी नीलम से आप जानते हैं कि कौन से सेल्स उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी कौन से कर सकते हैं, मोनोसाइट प्लस है न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, कोई भी अब बात उधर दोबारा लेके जाते हैं ताकि आपको इसी आसानी हो सके। लाइसोसोम्स के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी लाइसोसोम्स है। अब बाहर एक बॉडी आई है जो एंटीजन बैक्टीरिया कोई भी वायरस है, अब उसने इस मेम्ब्रेन के जरिए मेम्ब्रेन के अंदर आई और मेम्ब्रेन ने उसको अंदर आने की इजाजत दे दी। मेम्ब्रेन ऊपर से बंद होगी, उसने अंदर आने की उसे इजाजत दे दी। अब वो जो प्राइमरी लाइसोसोम है, उस प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर कुछ एंजाइम हैं जिनका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। रुको जरा, सब्र करो। और इसके अलावा प्लस आपने याद रखना है एसिड फास्फाटेजिस। एसिड फास्फाटेजिस ये एंजाइम मौजूद हैं, ठीक है। अब एसिड फास्फाटेज भी हमने कह दिया यहां पर। अच्छा, तो अब वो बॉडी क्या करेगी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब वो जो बॉडी प्राइमरी लाइसोसोम्स है, समझ रहे हो ना, ये यहां पर लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्राइमरी लाइसोसोम बॉडी आएगी और साथ में जाकर सेकेंडरी लाइसोसोम, जो अब सेकेंडरी लाइसोसोम बनना है, तो वो बाहर जाकर फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल, उस वैक्यूल के साथ जाके बाइंड कर देगी, ठीक है। ये ऐसे ही है कि एक अंदर दूल्हा बैठा हुआ था, उसकी दुल्हन आई और उसके साथ जाके बाइंड होगी, इसको कहते हैं। अब उसकी इंटरनल डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, इंटरनल से उसके अंदर जो मटेरियल है उसको यूज करना शुरू कर देगा, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है। अब ये बड़ी बॉडी बन गई, इसको हम नाम दे देते हैं दैट इज नॉन एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम खाना शुरू कर दिया सेकेंडरी लाइसोसोम ने। सेकेंडरी लाइसोसोम कुछ चीज बच गई, फॉर एग्जांपल इसमें से ये वो मटेरियल है जो कि बच गया, और जो बचा हुआ मटेरियल है उसको वो बाहर निकाल देगा। ये जो बचा हुआ मटेरियल था इसको हम कहते हैं टर्शियरी लाइसोसोम, या इसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं। टर्शियरी लाइसोसोम्स हो गया। टर्शियरी लाइसोसोम के बाद उसने बॉडी से उसको एक्सोसाइटोसिस के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया, तो ये अमल। और बाज दफा होता है कि क्वेश्चन एक और आपके पास आ जाएगा कि बाज दफा इंटरनली डाइजेशन कर देगी, कोई बॉडी बन जाएगी, लेकिन उस बॉडी, फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे पड़ा हुआ है, ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, और उस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसको थोड़ा सा यहां से रेज कर लेते ताकि हमें आसानी हो सके। ये एक दफा भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। लाइसोसोम, ऊपर लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, अंदर से बॉडी जिसके अंदर ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके इर्द गिर्द वेजिकल बनेगा। क्वेश्चन अब आपसे ये है कि उस वेजिकल को कौन बनाएगा, तो आपने कहना है, क्या कहेंगे, क्वेश्चन कुछ तो कहेंगे। कहना ये है कि उसको स्मूथ एंड रेटिकुलम जो है, गोल्जी ऑपरेटर जो है वो उसमें रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो डेवलप कर देगी इसके गिर्द गुलाब सा। प्राइमरी लाइसोसोम अंदर से जाएगी, फिर जाके उसके साथ वो प्राइमरी लाइसोसोम बाइंड होगा, दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम, और बाइंड करके सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा, और ऑब्वियसली बात उसकी फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी होगी, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी।
और इससे जो बॉडी है वो उनको ऑटोफेगोसोम्स, लेकिन उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे जिसमें से बाहर से, तो बाहर से अगर बॉडी आएगी उसको हम कहते हैं हेट्रोफेगी। क्या कहते हैं? हेट्रोफेगी कहते हैं। और जो बॉडी बनेगी वो हेट्रोफेगोसोम्स बनेगी। बाज़ दफा होता है लाइसोम का दिल किया, अंदर ही अंदर उसने अपने आप को, ये लाइसोम है, अपनी बस्टिंग की, खुद ही खुद बस्टिंग करके मटेरियल को अंदर ही अंदर डाइजेस्ट करने की खुद ब खुद कोशिश की और खुद ब खुद कामयाब भी हो गया। तो ऐसी को कहते हैं हम ऑटोलाइसिस। अब 3 चीजें हमने रिमाइंडर की हैं, जल्दी से जरा रिव्यू कीजिएगा जरा 2 मिनट के अंदर। आपके पास लाइसोसोम कितनी तरह के बने हैं जी? लाइसोसोम कितनी तरह के बने हैं? वो लाइसोसोम बने हैं आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स और टर्शियरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बने कि गोल्जी प्रोटस से सिज से ट्रांस फेस मैच्योरिंग फेस तक गई, वहाँ से बॉडी बनी जिसे हमने कहा कि सिक्रेटरी वेजिकल हैं और ट्रांसपोर्टेड वेजिकल्स हैं, ठीक है। फिर हमने कहा उससे प्राइमरी लाइसोसोम्स बने। प्राइमरी लाइसोसोम बाज़ दफ़ा होता है कि बाहर से आने वाली, अंदर से एंटीजन आई, एंटीजन ने आगे कहा क्या मैं आ सकती हूँ, उसने कहा आ जाए आ जाए। जब वो आई उसने बाजू ऐसे दिया, ये जैसे एक दूल्हा दुल्हन वैसे हाथ देते हैं और देन वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो फर्स्ट टाइम जो होता है वो सेम इतना, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वो 2 जब होंगे तो से बॉडी तो बनेगी बनेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। नेवर ऑन द अदर माइंडेड। तो आप याद रखिएगा उससे जो बड़ी बॉडी बनेगी उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, यानी वो डाइजेशन करेगा, डाइजेशन करने से उसके बाद जो कुछ मटेरियल रह जाएगा वो टर्शियरी लाइसोसोम में चल जाएगा। जो बाहर से मटेरियल एंटर करेंगे उसे हेट्रोफेगी, उसमें बॉडी बनेगी हेट्रोफेगोसोम्स, और जो लाइसोसोम्स में होगी उसे ऑटोफेगोसोम्स कहेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं क्विकली आपको चीजें समझ लगी होंगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसके फंक्शंस की बात कर लें, ठीक है। फंक्शंस देख लेना कि क्या क्या फंक्शन इसमें हैं। और अभी तक लाइसोसोम्स को भी हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी नई चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की, और इनके जितने भी नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें आपको इंशाल्लाह बुक की लाइन नंबर तक आपको कोड करूँगा कि ये बुक है और इस बुक से आपने ये पढ़ा, ठीक है। तक आपके ज़हन में ये ना हो कि भाई ये यहाँ से ये पढ़ा है या यहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो ये टॉपिक वैसे आपने तैयार करना है किधर से, आप पीटी भी तो वैसे ही मैं कहता होता हूँ कम लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, एक आपने अभी पढ़ा है फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में नंबर 1 एक बात आपने ये याद रखी। नंबर 2 डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस में कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप? बताएं बताएं, शाबाश। उसके अंदर आएगा, क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। नहीं, डेवलपमेंटल प्रोसेस में मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जिसमें टैडपोल से लार्वा, टेडपोल से लार्वा को डाइजेस्ट करने के अंदर, उसकी टेल को जो डाइजेस्ट करती है उसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं टेल के अंदर। तो हाँ, एक और बात, एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म। स्पर्म की बॉडी का जो अगला एक्रोसोमल पार्ट है उसमें भी लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, उसके अंदर लाइसोसोम्स एंजाइम्स होते हैं। अब लाइसोसोम एंजाइम के बारे में बताएं। हाँ, अब ऑप्शन दूंगा आपको, ऑप्शन देता हूं आपको। अल्फा एसिड फास्फेटेज, ऑक्सी रिडक्टेज, सी में आपको दे देता हूं रिडक्टेज, और नंबर डी पे हाइलोयूरोनिडेज। बताएं जरा, शाबाश। बच्चे कहेंगे एसिड फास्फेटेज, ये भी सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। ऑक्सी रिडक्टेज, वेरी गुड, आपने फौजिया अच्छा आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर, ये भी नहीं है। रिडक्टेज
नहीं, तो फिर कौन सा है? हाइलोयूरिनेडेज। इसका हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज, नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज, उसके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम और परऑक्सीसोम्स। ठीक है, ये आपने बातें याद रखनी है इसमें। इसके अलावा ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस का कुछ फिनोमिना हमारे पास रिजेंबल करता है किसी से, तो एग्जाम्पल में आपने याद रखना है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में ऑटोलाइसिस हो गया, ऑटोफेगी हो गया, हेट्रोफेगी, होटोफेगोसोम्स, जो भी आपने नाम लिया था ले लिया। अब खैर इसमें से आपने ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम के बारे में बात कर ली। लो जी, ये आपके पास लाइसोम सा पार्ट कवर होता है और उसके बाद 2 डिजीज है, वो उस डिजीज के अंदर आपको बता देता हूँ। एक है ग्लाइकोजेनेसिस, मैं रेस करके बताता हूँ, रेस कर लूँ फिर मैं बताता हूँ क्या इधर कौन कौन सी हैं। इसको ज़रा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। हाँ, आज इसलिए थोड़ा लेंथी लेक्चर मैंने रखा हुआ है, मैं कि चलें बच्चों को ना वो एक एक लेक्चर हो, जब पॉइंट्स क्लियर होंगे तो फिर इनकी जान छोड़नी है। और अच्छा जी, अब यहां पर आपने बात याद रखनी है, दैट इज यहां पे एक डिजीज है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। अब बताएं जरा, जिसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्जन नहीं होती, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं होता ड्यू टू द लेक ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन आपसे ये करने जा रहा हूं, इसमें कौन सा एंजाइम है? अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे कौन सा एंजाइम है। ठीक है, अल्फा ऑप्शन में आपको दे रहा हूं ग्लूकोकाइनेज, बीटा ऑप्शन दे देता हूं बीटा ग्लूकोसाइडेज, चार्ली ऑप्शन अल्फा ग्लूकोसाइडेज, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो अगेन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपको पता हो ही नहीं सकता क्योंकि एंजाइम एक है। तो क्या ये ग्लूकोकाइनेज है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज है या बीटा ग्लूकोसाइडेज है, या आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। खैर बता देता हूं, हमें परेशान हो। बीटा ग्लूकोसाइडेज नहीं है, ग्लूकोकाइनोज ये ग्लाइकोलाइसिस में है, ये यहां पर आएगा अल्फा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। और इसके अलावा आपने याद रखना है दैट इज अ टे सच डिजीज। बाज बच्चे इसको पढ़ेंगे टे सैक, तो टे सैक नहीं है, अक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल्स। तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म ऑफ एंजाइम और कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स के अंदर कौन सा एक एंजाइम एब्सेंट होता है जो कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती, और उस एंजाइम का नाम क्या है? हाँ, अल्फा ऑप्शन लाइपोक्सीजिनेज, बीटा ऑप्शन बीटा हेक्सोज अमाइनिडेज। आपने ब्रेन सेल की बात करनी है, लाइपेज, डेल्टा नन ऑफ दीज। तो इसमें भी हम बच्चे देख लेते हैं कि क्या लाइपोक्सीजिनेज है। तो आपने बात याद रखनी है, लाइपोक्सीजिनेज लिपिड की करता है तो है, लेकिन यहां पर नहीं। ब्रेन के अंदर जो होता है हम डायरेक्टली आ जाते हैं, दैट इज अ बीटा हेक्सोज अमाइनिडेज, दैट इज इन्वॉल्व कैटाबॉलिज्म लिपिड्स। जब वो नहीं हो पाती, जिससे एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन सेल दैट कॉज डेथ होगी और बंदा शू टू गो
टू गो नाइना यम्बोना, तो खत्म, एंड, कहानी एंड हो गई है। ठीक है, तो हमने 2 डिजीजेस पढ़ी हैं आज के लेक्चर में। हमने गोल्जी प्रेटस और लाइसोम्स को डीपली चीज़ों को डिस्कस किया है। इससे रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड किए जाएंगे। और इस पूरी वीडियो को देखते हुए आप सब्सक्राइब, मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वो आप करेंगे ही उम्मीद करता हूं, क्योंकि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ डिस्कस करने ज़रूरी होते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना लगे तो कमेंट्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। अब ये काफिला चल पड़ा है और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।